अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स अब हम लोग करने जा रहे हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो आपको समझाने के लिए मैं आप लोगों को पहले ये बताना चाहता हूँ कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो क्वांटिटी ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है, और जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो क्वालिटी ऑफ एनर्जी के बारे में बताता है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में एक और बात याद रखें। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें बताता है कि कोई भी स्पॉन्टेनियस चेंज जो है वो क्यों होती है, व्हाट इज ड्राइविंग फोर्स फॉर अ स्पॉन्टेनियस चेंज। पहले तो हम ये करते थे कि दुनिया में तमाम चीजें अपनी एनर्जी जो है वो लो करने के लिए लो करना चाहती हैं। दुनिया में तमाम चीजें अपनी एनर्जी लो करना चाहती हैं। अगर ऐसा होता तो एक बीकर में पड़ा हुआ पानी वो ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाता। एक बीकर में पड़ा हुआ पानी ऑटोमेटिकली फ्रीज हो जाता, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली अपनी एनर्जी वो लो कर लेता और वो फ्रीज हो जाता, उसमें से एनर्जी निकल जाती, वो फ्रीज हो जाता। लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि ऑटोमेटिकली वो फ्रीज हो जाए, वो पड़ा पड़ा। दुनिया में तमाम चीजें अपनी एनर्जी लूज करना शुरू कर दें, ऐसा तो नहीं होता। तो हमें डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस चेंज क्या होगी, या व्हाट इज फोर्स ड्राइविंग फोर्स फॉर द स्पॉन्टेनियस चेंज, वो क्या होगी, उसके बारे में हम लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है उसमें डेफिनेशन करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे। याद रखें, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक टेम्परेचर इंट्रोड्यूस करवाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक इंटरनल एनर्जी इंट्रोड्यूस करवाता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक जो चीज इंट्रोड्यूस करवाता है उसको हम लोग कहते हैं एंट्रोपी। और एंट्रोपी को समझने की जरूरत है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में। देखिए, अब हम करने जा रहे हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल जो है वो लेंगे। सपोज हमारे पास 90 ग्राम ब्लॉक है एल्यूमिनियम का। ये एल्यूमिनियम के एक ब्लॉक है, ये 90 ग्राम है, उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एक दूसरा ब्लॉक है 207 ग्राम लेड है, ये लेड का ब्लॉक है दूसरा, और इसका टेम्परेचर हमारे पास जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये दोनों ब्लॉक जो है, हॉट ब्लॉक और कोल्ड ब्लॉक, एल्यूमिनियम का ब्लॉक और लेड का ब्लॉक, ये दोनों एक दूसरे के साथ थर्मल कांटेक्ट में है। जब ये थर्मल कांटेक्ट में होंगे तो हॉट ब्लॉक जो है ये एनर्जी लूज करेगा और कोल्ड ब्लॉक एनर्जी गेन करेगा। हम लोग जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में ये बात कर चुके हैं। ये जो हॉट ब्लॉक है ये एनर्जी लूज करेगा और कोल्ड ब्लॉक एनर्जी गेन करेगा। और कैलकुलेशन ये साबित करती हैं, फॉर ईच 10 डिग्री सेंटीग्रेड फॉल इन टेम्परेचर ऑफ हॉट बॉडी, जब हॉट बॉडी 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लूज करेगा तो कोल्ड हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर लूज करने के साथ कोल्ड बॉडी के टेम्परेचर में 7.7 डिग्री इजाफा होगा, डिग्री सेंटीग्रेड। मैं ये कह रहा हूँ इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका टेम्परेचर हमारे पास 20 डिग्री सेंटीग्रेड ये दोनों थर्मल कांटेक्ट में, हॉट बॉडी लूज करेगा एनर्जी और कोल्ड बॉडी एनर्जी गेन करेगा। हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड इसके टेम्परेचर लूज करने से इसके टेम्परेचर में 7.7 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफा होता है। कब तक ये एनर्जी लूज करता रहेगा, कब तक ये एनर्जी गेन करता रहेगा? ये तब तक एनर्जी लूज करता रहेगा जब तक इन दोनों की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है दोनों की एक जैसी ना हो जाए। और ये जो मैंने कहा, ये ऐसा क्यों नहीं है कि जितना ये टेम्परेचर लूज करता है इतना ये टेम्परेचर गेन करता है, ऐसा क्यों नहीं है? असल में इसकी स्पेसिफिक हीट कुछ और है, इसकी स्पेसिफिक हीट कुछ और है। एक बात है, जितनी हीट ये लूज करता है इतनी ही ये गेन करता है, लेकिन जितनी हीट ये लूज करता है और जितनी हीट ये गेन करता है वो तो बराबर है। उनको अगर टेम्परेचर में कैलकुलेट किया जाए तो उसका 10 डिग्री सेंटीग्रेड बनता है, इसका 7.7। जितनी हीट ये लूज करेगा इतनी हीट ये गेन करेगा अभी भी। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। और अब टोटल एनर्जी इनकी कांस्टेंट रहेगी। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। कब तक ये हीट लूज करता रहेगा, कब तक ये हीट गेन करता रहेगा? ये तब तक हीट लूज करता रहेगा जब तक इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी इक्वल ना हो जाए। लेकिन एक और इसका पहलू देखिए,
क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोल्ड बॉडी हीट लूज करे और हॉट बॉडी हीट गेन करे? क्या जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हो सकता? आप लोग चाय का कप जो है वो आप गरम गरम रखें कप एक कमरे में, और थोड़ी देर बाद आप आए और कमरा ठंडा हुआ पड़ा हो, चाय का कप ज्यादा गर्म हुआ पड़ा। ऐसा नहीं हो सकता? कभी जिंदगी में कभी ऐसा हुआ है? या आपने एक ब्रेड है, वो गरम ब्रेड आपने डाइनिंग टेबल पर रखी, थोड़ी देर बाद देखा वो और गर्म होगी और जो कमरा है वो ठंडा होगी। तो ऐसा कभी नहीं होता। आप लोगों ने कभी ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया कि जो हीट है वो कोल्ड बॉडी से फ्लो करके हॉट बॉडी की तरफ जाए? ऐसा क्यों नहीं होता? क्या ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के खिलाफ है? बिल्कुल खिलाफ नहीं है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि सराउंडिंग जितनी हीट लूज करेगा सिस्टम इतनी एनर्जी गेन करेगा। सिस्टम और सराउंडिंग की टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। अगर कोल्ड बॉडी एनर्जी लूज कर रहा है, हॉट बॉडी एनर्जी गेन कर रहा है, तो टोटल एनर्जी तो अब भी दोनों की सेम है। जितनी ये लूज कर रहा है इतनी ये गेन कर रहा है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यही कहता है कि कोई सिस्टम और सराउंडिंग की जो एनर्जी है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। तो इसका मतलब है फर्स्ट लॉ इस चीज की इजाजत दे रहा है कि बेशक हीट कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ जाए, लेकिन फिर हीट कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ क्यों नहीं जाती? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हमेशा आती है। हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट का आना ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट का आना ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की ड्राइविंग फोर्स क्या है? तमाम नेचुरल प्रोसेसेस जो हैं वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है जो खुद ब खुद हो, उसके लिए किसी एक्सटर्नल एड की जरूरत ना हो, बाहर से कोई हेल्प ना चाहिए, एक्सटर्नल एनर्जी ना चाहिए। वो स्पॉन्टेनियस जो प्रोसेस है क्या वो एनर्जी की कॉस्ट पे होते हैं? जो प्रोसेस खुद ब खुद होते हैं क्या वो एनर्जी की कॉस्ट पे होते हैं? ऐसा नहीं हो सकता कि एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एनर्जी की कॉस्ट पे हो। अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एनर्जी के कॉस्ट पे होते तो एनर्जी, इंटरनल एनर्जी उस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस करवाने में इस्तेमाल हो जाती, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी लो हो जाती। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के खिलाफ है कि एनर्जी जो है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की ड्राइविंग फोर्स बने। ऐसा नहीं हो सकता कि सिस्टम एनर्जी लूज करे और एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो। ऐसा नहीं होता। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के खिलाफ। तो फिर क्या फोर्स है? Do spontaneous reactions are done at cost of energy? नहीं, एनर्जी की कॉस्ट पे नहीं होते। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के खिलाफ है। एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। तो फिर कौन सी फोर्स है जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो इस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को ड्राइव करती है? उसकी जो डेफिनेशन है वो क्लासियस ने दी, और क्लासियस डेफिनेशन ये है, all spontaneous processes are accompanied with an increase in entropy। तमाम spontaneous process एंट्रोपी, उनमें एंट्रोपी में इजाफा होता है। जितने भी spontaneous process वो एंट्रोपी में इजाफे के साथ, और एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग। यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। स्पॉन्टेनियस कोई भी प्रोसेस खुद ब खुद हो जाएगा अगर उसकी एंट्रोपी इंक्रीज हो रही। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में हमेशा एंट्रोपी इंक्रीज होती है, या दूसरे लोगों में एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीज। इसका मतलब है जब हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाएगी, जिसको हम एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कह रहे हैं, इसमें एंट्रोपी इंक्रीज होनी चाहिए। क्या ऐसा होता है? एंट्रोपी इंक्रीज होती है? ये अब हम देखने जा रहे हैं। तो ये क्या है? टोटल एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग शुड बी ग्रेटर देन जीरो और इक्वल टू जीरो, शुड नेवर बी लेस देन जीरो। हमेशा जीरो से ज्यादा होनी चाहिए या जीरो होनी चाहिए। किसी साइक्लिक रिवर्सिबल प्रोसेस में जीरो हो सकती है, और बाकी कुछ प्रोसेसेस में हमेशा, जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं उसमें हमेशा एंट्रोपी में इजाफा होना चाहिए। इसका मतलब है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जब हीट आएगी उसमें एंट्रोपी में जो है वो इजाफा होता है। एक और भी सेकंड लॉ ऑफ डेफिनेशन, जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, उसको एक और तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है। आप लोगों को ये बात जो है वो याद रखनी होगी।
अब एंट्रोपी को डिफाइन कैसे करें? अभी तो आपको हमने सिर्फ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन की है कि तमाम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो हैं दोज रिजल्ट विद एन इंक्रीज इन एंट्रोपी, वो एंट्रोपी में इंक्रीज का बायस बनते हैं, उनमें एंट्रोपी इंक्रीज होती है तमाम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। अब एक और देखें जरा, सपोज आपके पास एक इंजन है, ये आपके पास एक इंजन है, हम इस इंजन को हीट QH प्रोवाइड करते हैं और ये इंजन वर्क करता है। कोई भी इंजन इसी असूल पे काम करता है, हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं जिससे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ती है और वो इंटरनल एनर्जी या सिस्टम की एनर्जी वर्क करने में इस्तेमाल होती है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डिटेल से डिस्कशन हो चुकी है। क्या ऐसा हो सकता है कि जितनी एनर्जी आप प्रोवाइड करें, जितनी हीट प्रोवाइड करें, वर्क उससे ज्यादा हो? ऐसा नहीं हो सकता। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के खिलाफ है कि आपने एनर्जी थोड़ी प्रोवाइड की, वर्क ज्यादा लिया। आपको पता है ना, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड। अगर आप वर्क ज्यादा लेंगे इसका मतलब एनर्जी कहीं से क्रिएट, वर्क भी तो एनर्जी है। ऐसा नहीं हो सकता कि जितनी आपने हीट प्रोवाइड की है उससे ज्यादा वर्क हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के खिलाफ है। अच्छा चलो, ये हो सकता है कि जितनी आपने हीट प्रोवाइड की है इतना ही वर्क हो। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये हो सकता है कि जितनी आप लोगों ने हीट प्रोवाइड की है इतना ही आप लोगों के पास वर्क हो? क्या ये पॉसिबल है? याद रखिए, ये पॉसिबल नहीं है ड्यू टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये नहीं हो सकता ड्यू टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जितनी हीट आपने प्रोवाइड की है सारी की सारी वर्क में चेंज हो जाए, ये नहीं हो सकता ड्यू टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो उसकी वजह सुन लें कि ऐसा क्यों होता है। अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें क्या बताता है वो देखते हैं। जब आप लोग किसी सिस्टम को या इंजन को हीट प्रोवाइड करते हैं तो याद रखें सिस्टम के अंदर एंट्रोपी भी जा रही होती है कुछ ना कुछ, और जब जितनी एंट्रोपी सिस्टम में जाती है इतनी ही एंट्रोपी सिस्टम में से बाहर आनी चाहिए। अब एंट्रोपी है क्या? एंट्रोपी, इट इज द एनर्जी एडेड टू द सिस्टम डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर एट विच एनर्जी इज एडेड। सपोज ये सिस्टम है, उसको आप कुछ एनर्जी ऐड करते हैं, एंट्रोपी कैलकुलेट की जाती है जितनी एनर्जी आप सिस्टम में ऐड की डिवाइडेड बाय जिस टेम्परेचर को वो एनर्जी ऐड की। जितनी एनर्जी सिस्टम को ऐड की डिवाइडेड बाय जिस टेम्परेचर पे आप लोगों ने वो एनर्जी ऐड की। आपको पता है टेम्परेचर भी तो एक एनर्जी है, टेम्परेचर भी एक एनर्जी है। सपोज आपने किसी बॉडी का टेम्परेचर, सपोज आप लोगों के पास 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका मतलब है उस बॉडी के पास कुछ ना कुछ एनर्जी मौजूद है पहले। तो आप और कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, उस एनर्जी को जो पहले से मौजूद एनर्जी है यानी टेम्परेचर, उस पर डिवाइड करें, वो होता है एंट्रोपी। क्योंकि टेम्परेचर भी तो एनर्जी है ना। जितनी एनर्जी ऐड कर रहे हैं डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, इसका मतलब है जितनी एनर्जी आप ऐड कर रहे हैं डिवाइडेड बाय जितनी एनर्जी उसके पास पहले है। इसका मतलब ये है इट इज हाउ मच एनर्जी एडेड इन कंपैरिजन टू व्हाट सिस्टम ऑलरेडी है। सिस्टम के पास पहले कितनी है और ऊपर से कितनी ऐड की। इसका मतलब ये एक फ्रैक्शन है, जितनी पहले है वो बटे के नीचे, जितनी अब ऐड की वो बटे के ऊपर है। इसका मतलब है जब आप एनर्जी सिस्टम में ऐड करते हैं, जितनी एनर्जी ऐड की या जितनी हीट ऐड की डिवाइडेड बाय जो उसके पास पहले से है, तो ये एक फ्रैक्शन है। या दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं ये जो है जितनी एनर्जी उसके पास पहले है और जितनी आपने ऊपर से ऐड की है ये भी उस सिस्टम के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगी। हम कह सकते हैं ये जो एंट्रोपी है मेजर ऑफ रैंडमनेस है। एक बिगर पिक्चर में इस चीज को देखें तो ऐसे है, जितनी एनर्जी उसके पास पहले है जितनी आपने ऊपर से दी है, इसका मतलब है ये डिस्पर्सल ऑफ एनर्जी या एक रैंडमनेस या मेजर ऑफ डिसऑर्डर। अगर एनर्जी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गई है तो डिसऑर्डर ज्यादा है, एनर्जी कम डिस्ट्रीब्यूट हुई तो डिसऑर्डर कम है। पहले से कितनी है
या फिर ऊपर से आपने कितनी प्रोवाइड की, जितनी आपने प्रोवाइड की डिवाइडेड बाय पहले कितनी मौजूद है। एंट्रोपी की आप एग्जांपल ऐसे लें, जैसे आप लोग स्नीज करते हैं, छींकते हैं। अगर आप लोग किसी पब्लिक प्लेस पे छींकें जहां पे पहले से ज्यादा शोर हो, इसको आप एनालॉजी दें एक ज्यादा टेम्परेचर वाले सिस्टम से। जब आप वहां पे स्नीज करेंगे तो वहां पे जो डिसऑर्डर होगा वो कम होगा। उसकी वजह यह है क्योंकि वहां पहले ही काफी सारी एनर्जी मौजूद है। तो जब हाई टेम्परेचर पे आप लोग हीट प्रोवाइड करते हैं तो पहले ही सिस्टम में काफी सारी डिस्पर्सल ऑफ एनर्जी होती है ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से। जो आपने प्रोवाइड की है वो उसमें इतना इजाफा नहीं करती। पब्लिक प्लेस पे छींके इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर आप एक बिल्कुल क्वाइट लाइब्रेरी है, बिल्कुल खामोशी है, यानी ये थोड़ा थर्मली स्टेबल है सिस्टम, टेम्परेचर कम है, अब अगर आप यहाँ पे छींकेंगे तो बहुत ज्यादा डिस्पर्सल होगी, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होगी। क्योंकि जब टेम्परेचर कम होता है पहले से कुछ ऑर्डर होता है, पहले से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी कम होता है। जब आपने एनर्जी प्रोवाइड की तो वो डिस्पर्सल ज्यादा होगी। कितनी एनर्जी प्रोवाइड की डिवाइडेड बाय पहले से कितनी एनर्जी मौजूद थी, ये फ्रैक्शनल चेंज है या मेजर ऑफ डिसऑर्डर है या रैंडमनेस है या डिस्पर्सल ऑफ एनर्जी है। हाउ एनर्जी इज स्प्रेड आउट इन सिस्टम, सिस्टम एनर्जी कैसे स्प्रेड हुई हुई है। जब आप हीट QH प्रोवाइड करते हैं सिस्टम को तो याद रखें आप लोग एंट्रोपी भी डालते हैं सिस्टम में। अब चूंकि ये हॉट है तो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, अब जितनी एंट्रोपी आपने अंदर डाली इतनी एंट्रोपी यहां से निकलनी भी चाहिए। कम टेम्परेचर पे तो ये टेम्परेचर कम है, ये टेम्परेचर ज्यादा है और ये टेम्परेचर कम है। जितनी एंट्रोपी इन हुई है यहाँ पे सपोज एंट्रोपी 3 है, तो अगर ज्यादा टेम्परेचर है तो ज्यादा टेम्परेचर पे हीट भी ज्यादा होगी ताकि इसका आंसर 3 आए, और कम टेम्परेचर पे यहाँ हीट कम होगी ताकि इसका आंसर 3 आए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ तो एंट्रोपी अंदर गई है और यहां से एंट्रोपी एक साइक्लिक प्रोसेस, इंजन एक साइक्लिक प्रोसेस के तौर पे काम करता है। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि हीट तो अंदर जा रही है वो सारे का सारा वर्क हो रहा है, ये काम ना हो, क्योंकि एंट्रोपी ने आउट भी होना है। एंट्रोपी आउट होगी, टेम्परेचर बेशक कम है तो कुछ ना कुछ हीट भी चाहिए, कुछ ना कुछ हीट निकलेगी तो डेल Q/T3 आएगा, क्योंकि जितनी एंट्रोपी 3 यूनिट्स एंटर हुई है इतनी एंट्रोपी निकलनी चाहिए। अगर आप कहें कि यहाँ हीट जो है वो ना निकले, अगर हीट नहीं निकलेगी 0 बाई टेम्परेचर, यहाँ तो 0 आएगा, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये जरूरी है कि जो हीट अंदर गई है उसका कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो बाहर निकले। ये जरूरी क्यों है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में तो ऐसा नहीं है, वो तो कहता है बेशक सारी की सारी हीट वर्क में चेंज हो जाए, लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि जो एंट्रोपी आप लोगों ने ऐड की है वो आउट भी होनी चाहिए, और एंट्रोपी आउट होने के लिए जरूरी है कि कुछ ना कुछ हीट इवॉल्व हो। इसका मतलब है कुछ ना कुछ हीट यहां से इवॉल्व हो, ये जरूरी है। इसका मतलब है QH में से कुछ ना कुछ हीट यहां पे जरूर इवॉल्व होगी एंट्रोपी को बैलेंस करने के लिए। QH में से जो हीट इवॉल्व हुई है, QH में से जो हीट निकली है QC है, बाकी जो है वो वर्क में चाहिए। एंट्रोपी चेंज को जीरो करने के लिए, जो इतनी एंट्रोपी इन इतनी एंट्रोपी आउट, इसको बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ हीट का यहां से आउट होना जरूरी है कोल्ड बॉडी की तरफ। और एक और बात, ये टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, ये टेम्परेचर यहां पे जितना ज्यादा होगा, इसको बैलेंस करने के लिए
यहाँ से इतनी ज्यादा, इतनी, अगर ये टेम्परेचर ज्यादा है और ये टेम्परेचर कम है तो QH और Q, ये जो QC यहाँ पर रिलीज होगी वो इतनी कम होगी। इस टेम्परेचर और इस टेम्परेचर में जितना ज्यादा फर्क होगा, अगर ये टेम्परेचर बहुत कम है उसके मुकाबले में ये टेम्परेचर बहुत कम है तो बहुत कम हीट चाहिए जो एंट्रोपी को इक्वलाइज करे इस वैल्यू की। और अगर बहुत कम हीट चाहिए तो QH में से बहुत कम हिस्सा इस्तेमाल होगा एंट्रोपी चेंज के लिए, बाकी सारी वर्क में चेंज हो जाएगी, तो वर्क ज्यादा होगा, इंजन की एफिशिएंसी ज्यादा होगा। ये टेम्परेचर और इस टेम्परेचर में फर्क जितना कम, सपोज ये टेम्परेचर बहुत कम नहीं है, कुछ ज्यादा है, तो आपको हीट भी ज्यादा चाहिए इनको बैलेंस करने के लिए, और फिर ज्यादा हीट बाहर निकल जाएगी, QH में से ज्यादा हीट बाहर निकल जाएगी और थोड़ा वर्क होगा। इसका मतलब है इस टेम्परेचर और इस टेम्परेचर में जितना ज्यादा फर्क होगा, हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी, जितना ज्यादा फर्क होगा इतनी कम हीट यहाँ पे निकलेगी उस वैल्यू को बैलेंस करने के लिए। कम हीट निकलेगी तो QH में से कम हीट यहाँ निकली, बाकी सारी वर्क में चेंज। तो ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है जो कहता है कि जो हीट आप अंदर डाल रहे हो उसका कुछ ना कुछ हिस्सा निकलना जरूरी है, क्योंकि उसने एंट्रोपी को बैलेंस करना है। इसलिए सारी की सारी QH W में चेंज नहीं हो सकती, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो W हमेशा जो Q आप जो हीट ऐड आपने की है उससे हमेशा लेस होगी। तो एफिशिएंसी क्या होती है, जितनी हीट आपने डाली है और उसमें से कितना वर्क हुआ, कितना वर्क होगा। QH हीट डाली है, QC एंट्रोपी को बैलेंस करने के लिए निकल गए, QH माइनस QC है वर्क, बाकी बचा। अब QH डिवाइडेड बाई QH1 माइनस QC और QH, तो ये एफिशिएंसी का फार्मूला है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की एक डेफिनेशन ये हो गई कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजेस। एक डेफिनेशन होगी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑकर विद इंक्रीज इन एंट्रोपी, और तीसरी डेफिनेशन होगी सारे के सारे हीट को वर्क में चेंज नहीं किया जा सकता, कुछ ना कुछ एंट्रोपी को बैलेंस करने के लिए हीट जो है वो रिलीज होती है। अब जो ऊपर डिस्कशन की है उसमें देखें, if you are putting energy in then the above side is hot what does it mean? The above side is hot, that is at higher temperature, while as it comes out from cold side T is high. To get the same entropy coming in that goes out, do you have to have same amount of heat going in as going out? अगर आप चाहते हैं कि एंट्रोपी जो अंदर जा रही है बाहर भी वही आए तो उसके लिए क्या हीट सेम चाहिए? यहाँ लोअर टेम्परेचर है, कोल्ड साइड पे टेम्परेचर लो है, तो आपको क्या जितनी एंट्रोपी अंदर जा रही है इतनी बाहर आए, क्या इसके लिए सेम अमाउंट ऑफ हीट चाहिए? नहीं, क्योंकि कोल्ड साइड पे टेम्परेचर कम है, इस साइड पे तो कम अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, क्योंकि यहाँ QH था ना, टेम्परेचर ज्यादा था, टेम्परेचर ज्यादा था, QH था, टेम्परेचर ज्यादा था, तो यहाँ इसको बैलेंस करने के लिए टेम्परेचर कम है तो कम QC जो है वो रिलीज। टू गेट द सेम एंट्रोपी कमिंग इन दैट गोज आउट, डू यू हैव टू हैव सेम अमाउंट ऑफ हीट गोइंग इन एज गोइंग आउट? नो, it is the same fraction or same percentage, suppose 3, so at lower temperature we can have less energy, हमें QC थोड़ी एनर्जी चाहिए, that's why we can put heat energy in which has certain amount of entropy। जो एनर्जी हम डालते हैं उसमें एंट्रोपी भी है कुछ, when energy comes out that can be less than the heat energy that went in, जो एनर्जी बाहर निकलती है, जो हीट बाहर निकलती है वो उस हीट से कम है जो हीट हम अंदर डाल रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर लो है वहाँ, एंड स्टिल वी गेट द सेम एंट्रोपी। टेम्परेचर कम है ना, इसलिए थोड़ी सी हीट निकलेगी उसको बैलेंस कर देगी, जो एंट्रोपी वैल्यू यहाँ वो यहाँ मिलेगी, एंड वट एवर एनर्जी इज लेफ्ट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। फर्स्ट एंड सेकंड law still working for us because entropy is based on temperature. So as long as we have a temperature difference,
we can't have same temperature. One is at higher temperature than other. It is second law of thermodynamics that begin to tell us that the key to this is that you take something little bit warmer, that you can add more energy. Then you take out to have same entropy, that extra difference is converted into work. वही डिस्कशन जो पीछे हमने की है. आप देखें जरा, जो मैंने अभी बात की थी कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स जो है वो इंक्रीज कैसे करती है, जरा वो देखें. सपोज आप लोगों के पास ये हॉट बॉडी है, ये कोल्ड बॉडी है. मैं आप लोगों को तरीका बता चुका हूं कि आप लोग किस तरह कैलकुलेट करेंगे एंट्रोपी. एंट्रोपी होती है हीट ट्रांसफर्ड डिवाइडेड बाय टेम्परेचर एट विच ट्रांसफर टेक प्लेस. जो टोटल इस सिस्टम की टोटल इसकी एंट्रोपी होगी, ये यूनिवर्स है, ये सिस्टम समझे, ये सराउंडिंग समझे, ये यूनिवर्स है. इसकी जो टोटल एंट्रोपी होगी वो क्या होगी? वो होगी व्हाट इज डिक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ हॉट बॉडी एंड व्हाट इज इंक्रीज. जब हीट यहां से यहां आएगी इसकी एंट्रोपी कम होगी, इसकी एंट्रोपी बढ़ेगी. एंट्रोपी कैसे है? जो हीट ट्रांसफर होगी डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर एट विच हीट ट्रांसफर टेक प्लेस. क्योंकि इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हम क्या कहेंगे, यहां से डी क्यू कॉमन है -1 ओवर टेम्परेचर ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 1 ओवर टेम्परेचर ऑफ लेड. अब इसका टेम्परेचर 100 है, इसका टेम्परेचर 20 है, -1/100 प्लस 1/20 ये प्लस हो गया. तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी तक हीट का आना वो हमने किया है, उसमें डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0. इसका मतलब ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सपोर्ट करता है. अब दूसरा, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट जाए, इसके बारे में जरा देखते हैं. यहां भी हम यही करते हैं, हम लोग ऐड कर लेते हैं एल्यूमिनियम की एंट्रोपी और इसकी एंट्रोपी. ये है चेंज इन एंट्रोपी ऑफ एल्यूमिनियम प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ लेड, टोटल एंट्रोपी हो जाएगी. क्योंकि इस जो हीट है वो यहां से यहां फ्लो कर रही है, तो कोल्ड बॉडी की एंट्रोपी में कमी आएगी, हॉट बॉडी का एंट्रोपी में इजाफा होगा. तो हम क्या कहें, क्योंकि ये हीट लूज कर रहा है तो माइनस की साइन आएगी ना, हीट लूज कर रहा है माइनस की साइन, ये हीट गेन कर रहा है प्लस की साइन. तो डी क्यू बाई टी, क्योंकि मैंने कहा है एंट्रोपी कैसे मेजर करनी है, चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाई चेंज इन हीट या हीट ट्रांसफर डिवाइडेड बाई टेम्परेचर एट विच दिस ट्रांसफर टेक प्लेस. तो क्या करेंगे, डी क्यू बाई टेम्परेचर ऑफ एल्यूमिनियम, यहाँ डी क्यू कॉमन लें, 1 ओवर टेम्परेचर ऑफ एल्यूमिनियम प्लस -1 ओवर टेम्परेचर ऑफ लेड. इसको करें माइनस लेस देन 0. और ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में हमेशा जो सम ऑफ एंट्रोपी चेंज है सिस्टम और सराउंडिंग का, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0. एक स्पॉन्टेनियस, क्योंकि ये लेस देन 0 है, इसका मतलब ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियसली नहीं होगा. एक तो ये आ गया कि स्पॉन्टेनियसली ये प्रोसेस नहीं होगा. हालांकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इस चीज को मना नहीं करता. फर्स्ट लॉ सिर्फ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे जोर देता है, जितनी एनर्जी ये लूज करेगा इतनी ये गेन करेगा, फर्स्ट लॉ ये कहता है. लेकिन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक ये चीज पॉसिबल नहीं है. जितनी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के दौरान हमेशा एंट्रोपी जो है उसमें इजाफा होता है, याद रखें आप. इसका मतलब है कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी का हीट की तरफ हीट का ना जाना, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक. हालांकि फर्स्ट लॉ कहता है बेशक चली जाए कोई मसला नहीं. तो ये प्रोसेस कभी नहीं होगा जिसमें एंट्रोपी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में हमेशा एंट्रोपी में इजाफा होता है. अब हम एक इसकी स्टैटिस्टिकल अप्रोच देखते हैं. क्या कोई और भी वजह है कि हॉट बॉडी से हीट कोल्ड बॉडी की तरफ जाती है जबकि कोल्ड से हॉट की तरफ नहीं आती? इसके बारे में जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में बात कर चुका हूं मैं कि माइक्रोस्कोपिक लेवल में जो हॉट बॉडी के मॉलिक्यूल है वो मूविंग फर्स्ट एंड ड्यूरिंग कूलिंग there are always chances of transfer of energy from a molecule of higher energy to a molecule at lower energy. lower energy से higher energy की तरफ जाने की, एनर्जी के ट्रांसफर होने के चांसेस ज्यादा है कूलिंग के दौरान, और लोअर से हायर की तरफ कि लोअर एनर्जी वाला मॉलिक्यूल हायर वाले को टकरा के अपनी एनर्जी उसको दे दे, उसके चांसेस ऑलमोस्ट 0 है, ना होने के बराबर. ये चांसेस जो हैं ये कैलकुलेट भी किए जा सकते हैं कि कितने चांसेस हैं. ये कैलकुलेट कैसे करेंगे उसकी एक थोड़ी सी एग्जांपल मैं देता हूँ कि कितने चांसेस हैं कि हॉट बॉडी के मॉलिक्यूल कोल्ड बॉडी के मॉलिक्यूल से टकरा रहे हो
और कोल्ड बॉडी के मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दे हॉट बॉडी को, हॉट बॉडी हॉटर हो जाए, कोल्ड बॉडी और ठंडा हो जाए। या ऐसे ही है, आप लोग सोच सकते हैं क्या कभी ऐसे हो सकता है कि आपने चाय की प्याली रखी रूम टेम्परेचर पे, थोड़ी देर बाद देखा कमरा ठंडा हो गया, चाय गर्म हो गई। ऐसा होने के कितने चांसेस हैं? ऑलमोस्ट 0 चांसेस है ना। ये चांसेस निकाले भी जा सकते हैं कि कितने चांसेस हैं, कितना कितना ये हो सकता है। उसके लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। सपोज जो एल्यूमिनियम का ब्लॉक है, जिसकी मैंने पहले एग्जांपल दी, एल्यूमिनियम का ब्लॉक है, 90 ग्राम उसका वेट है। सपोज 90 ग्राम में हम अगर एटम निकालें तो इतने एटम बनते हैं। क्या ये एल्यूमिनियम का ब्लॉक, कभी ऐसा हो सकता है कि ये एल्यूमिनियम का ब्लॉक ऑटोमेटिकली ऊपर मूव कर जाए? आप देख रहे हो कि एल्यूमिनियम का ब्लॉक ऑटोमेटिकली ऊपर जा रहा है, क्या ऐसा हो सकता है? एक तोहम परस्ती या जादूगरी में तो ये बात की जा सकती है, जो साइंटिस्ट को नहीं माननी चाहिए, कि हाँ ये एल्यूमिनियम का ब्लॉक जो है ये मूव करके ऊपर जा सकता है। लेकिन वैसे आप लोग ना कभी ये सोचेंगे, ना कभी ये देख सकते हैं, आपने कभी सोचा भी नहीं कि खुद ब खुद एल्यूमिनियम का ब्लॉक पड़ा है, खुद ब खुद ऊपर की तरफ जा रहा है। तो क्या एल्यूमिनियम के इस ब्लॉक के पास एनर्जी नहीं है कि ऊपर जा सके? तो याद रखें, इस 90 ग्राम एल्यूमिनियम के पास इतनी एनर्जी है कि ये थाउजेंड्स किलोमीटर ऊपर जा सकता है। कि आप कैलकुलेट, मैं आप लोगों को कैलकुलेट करना सिखा दूंगा कि इसके अंदर जो एनर्जी है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो फिर ये ऊपर क्यों नहीं जाता? इसके पास एनर्जी तो है ऊपर जाने के लिए, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक इसको ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा सकती है। अगर उस ब्लॉक के पास एनर्जी है, दैट एनर्जी कैन वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो वो एनर्जी जो ब्लॉक के पास है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से कहीं ज्यादा है। ब्लॉक मीलों ऊपर जा सकता है, हजारों मील ऊपर जा सकता है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी कहता है कि अगर इसके पास एनर्जी तो उसको जाना चाहिए। इसको कौन रोक रहा है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इसको रोक रहा है। वो ये कह रहा है कि नहीं, ये ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो ये कहता है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है उससे एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज होनी चाहिए। ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें मुमकिन है एंट्रोपी डिक्रीज हो, इस वजह से ये ऊपर नहीं जाता। लेकिन हम देखना चाहते हैं क्या ये ऊपर क्यों नहीं जाता, उसके बारे में हम लोग जरा देखते हैं कि ये ऊपर क्यों नहीं जाता। स्टैटिस्टिकली हम लोग देखते हैं। सपोज हमारे पास ये एल्यूमिनियम का जो 90 ग्राम ब्लॉक है, जिसमें इतने एटम्स हैं, आप लोग ये एटम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। मैस इन ग्राम को मोल में चेंज करें और मोल को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास एल्यूमिनियम के एटम आ जाएंगे। एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक मैस है 27 ग्राम। तो यहाँ पे आप लोगों के पास सपोज एल्यूमिनियम का ये एक एटम पड़ा है, इसके गिर्द ये एक सर्कल है, टोटल ये एंगल 360 डिग्री है, टोटल 360। हम लोग ये फर्ज करते हैं, हम लोग ये देखते हैं, ये जो एल्यूमिनियम का एटम है ये हर साइड में मूव कर रहा है, इधर भी मूव कर रहा है, इधर भी, हर साइड पे ये मूव कर रहा है। तो ये 60 ऊपर जाए, अगर यहां से ऊपर जाए तो ये 60 डिग्री का एंगल ये बनता है, 60 डिग्री, ये 60 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसके सपोज 1 सेकंड में ये हर साइड पे मूव कर रहा है, तो 1 सेकंड में कितने चांसेस हैं ये ऊपर जाए? इधर भी तो जा रहा है ना, इधर भी तो जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो 360 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 60, ये आता है 1/6। एक सर्कल के ऊपर अंदर मूव करते हुए 1/6 चांसेस हैं कि ये ऊपर जाए, 1/6 चांसेस है। अब सपोज आप लोगों के पास 2 एटम है, 2 एटम एट ए टाइम ऊपर की तरफ जा रहे हूं, इसके चांसेस कितने हैं? 1/6 मल्टीप्लाई बाई 1/6, 1/36। दोनों एट ए टाइम ऊपर जा रहे हूं, इसके चांसेस हैं
यानी 36 दफा ये इधर उधर मूव करें तो उसमें एक दफा ऐसा हो सकता है, 36 दफा। यहाँ पे ये 6 दफा इधर उधर मूव करता तो एक दफा ऊपर जाता, क्योंकि चांसेस यही है, हर साइड इधर भी जाना, इधर भी जाना, इधर जाना, इधर जाना। 6 दफा मूव करने से एक दफा चांसेस है कि ऊपर जाए, 6 दफा मूव करने से एक दफा चांसेस ऊपर जाए। अगर ये दो हों, दोनों एक वक्त में ऊपर जा रहे हों, कितने चांसेस हैं? 36 दफा ये इधर उधर मूव करें तो 36 में से एक दफा चांसेस है कि दोनों एट ए टाइम ऊपर जा रहे हैं। अगर सपोज ये 3 एटम है और हम मालूम करना चाहते हैं कि साइमल्टेनियसली ये तीनों साइमल्टेनियसली इकट्ठी हुई, ये भी ऊपर जा रहा हो एक ही वक्त में, ये भी ऊपर जा रहा हो एक ही वक्त में, ये भी ऊपर जा रहा हो एक ही वक्त में, तो कितनी दफा ये मूव करें कि साइमल्टेनियसली चांसेस हो कि ऊपर जाए? तो ये है 1/6 1/6 1/6। यहां कुछ भी आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा? 36 को 6 से ज़रब दें, 6 6 की 36, 3 6 3 18 हो, 6 3 18 हो 30। 216 दफा अगर ये इधर उधर मूव करें तो 216 दफा में एक दफा ऐसा हो सकता है ये तीनों एट ए टाइम ऊपर जा रहे हैं। देखें 1/6 का मतलब ये है कि 6 दफा ये मूव करेगा तो एक दफा ऊपर जाएगा, बाकी ये डायरेक्शन 6 दफा ये मूव करेगा। 1/6 का मतलब ये 6 दफा ये मूव करेगा तो तब इसकी बारी आएगी कि ऊपर जा रहा हो, वरना इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। लेकिन हम तो इंटरेस्टेड है ना कि ऊपर जाएगा, कि एल्यूमिनियम के ब्लॉक के पास एनर्जी है फिर ऊपर क्यों नहीं जाता। और एक बात याद रखें कि एल्यूमिनियम के ये जो एटम है 10 ट्रिलियन टाइम एक सेकंड में ये मूव कर रहे हैं, 10 ट्रिलियन टाइम एक सेकंड में मूव कर रहे हैं, 10 ट्रिलियन टाइम, 10 ट्रिलियन एक सेकंड में इतनी दफा मूव करते हैं। अगर हम ये निकालना चाहते हो कि ये एल्यूमिनियम का 90 ग्राम जो ब्लॉक है जिसमें इतने एटम हैं, क्या कभी वो वक्त आ सकता है कि ये सारे के सारे एटम साइमल्टेनियसली ऊपर की तरफ मूव करें और ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दें? हम वो चांसेस निकालना चाहते हैं। तो जैसे मैंने ये कहा कि एक एटम जो है 6 दफा मूव करेगा तो एक दफा चांसेस है ऊपर जाए, तो 1/6 जितने एटम है 1/6। अगर सपोज 10 एटम है और 10 एटम साइमल्टेनियसली ऊपर जा रहे हों, कितनी दफा वो टोटल मूव करेंगे तो साइमल्टेनियसली ऊपर जा रहे हो, तो 1/6 पावर 10। अब टोटल हमारे पास इतने एटम है और हम मालूम करना चाहते हैं कि एक सेकंड में 10 ट्रिलियन टाइम अगर एल्यूमिनियम के ये सारे एटम एक सेकंड में, एल्यूमिनियम का हर एटम एक सेकंड में इतने ट्रिलियन टाइम मूव कर रहा है या वाइब्रेट कर रहा है, हम ये देखना चाहते हैं कि कितना वक्त लगेगा कि ये ट्रिलियन के सारे एटम एक ही वक्त में ऊपर जा रहे हैं, जबकि एक सेकंड में इतनी बार कोलाइड कर रहे हैं। एक सेकंड में कितने सेकंड, और आपको पता है एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक साल में 365 दिन होते हैं, और जो कायनात अब तक बनी है उसको इतने साल हो चुके हैं। तो क्या जो कायनात बनी है इस लेंथ ऑफ टाइम में क्या कभी वो वक्त आया है कि एल्यूमिनियम ब्लॉक ने ऊपर मूव किया हो? उसके चांसेस क्या है? इसको कैलकुलेट करने से जीरो आंसर आता है, जीरो चांस याद है। इसका मतलब है एल्यूमिनियम का ये नामुमकिन है कि एट ए टाइम एल्यूमिनियम के इतने एटम जो एक सेकंड में 10 ट्रिलियन टाइम मूव कर, एक ही सेकंड में 10 ट्रिलियन टाइम मूव करे, और फिर वो चांस है कि कोई ऐसा वक्त आ जाए कि एक ही वक्त में ये सारे के सारे एटम ऊपर की तरफ मूव कर रहे हो और ये ऊपर मूव करना शुरू कर। तो स्टैटिस्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। इसको एक और तरीके से भी, इसी एग्जांपल को एक और तरीके से मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोगों को समझना आसान हो जाएगा। सपोज आप लोगों के पास 6 कॉइन है और आप टॉस करते हैं, हर कॉइन को टॉस करने से हेड आने के चांसेस कितने हैं? हेड क्या है? 1/2।
दो में से पता है एक हेड है एक टेल है। अगर हमारे पास 6 सिक्के हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि उन 6 सिक्कों को कितनी दफा टॉस करें कि सारे के सारे हेड आए। तो याद रखें 64 दफा टॉस करेंगे तो एक दफा हेड आएंगे, सारे के सारे 6 के 6 हेड होंगे। ये स्टैटिस्टिकल चांसेस है। अगर हमारे पास 1000 सिक्के हों सपोज, और हर सेकंड में हम उन 1000 सिक्कों को उछालें और देखें कि कितना टाइम लगेगा कि 1000 के 1000 हेड आए। मेरा क्वेश्चन समझने की कोशिश करें। हमारे पास 1000 कॉइन्स है और हम हर सेकंड में उन 1000 कॉइन को उछाल रहे हैं हर सेकंड में, तो हम ये देखना चाहते हैं कितना टाइम लगेगा कि 1000 के 1000 ही हेड आए। हम वो टाइम मालूम करना चाहते हैं हर सेकंड में। 1/2 raised to power 1000 multiplied by 60 second multiplied by 60 minute multiplied by 24 hour multiplied by 365 days of a year। यानी अगर जो नोन लेंथ ऑफ टाइम है जो अब तक कायनात बनी है, उसमें भी जो 1000 सिक्के हैं उनको हम हर सेकंड में टॉस करते जाए तो कभी भी वो वक्त नहीं आएगा, 0 चांसेस हैं कि 1000 के 1000 हेड आ गए। अगर हमारे पास 100 सिक्के हो और उनको आज से हम टॉस करना शुरू करें, हर सेकंड में एक बार टॉस करें, और हम देखना चाहते हूं कि जो अब तक टाइम गुजर चुका है इतने सालों तक भी उसको टॉस करते रहें, हर सेकंड में एक बार टॉस करें और इतने सालों तक हर सेकंड टॉस करते रहें, इतने सालों तक हर सेकंड टॉस करते रहें, तो फिर भी इतने साल लगेंगे। इतने चांसेस हैं, इतने चांसेस हैं, कीप इन माइंड, इतने चांसेस हैं, यानी 13 बिलियन ईयर, ये बिलियन 13 बिलियन ईयर में से हर सेकंड टॉस करते रहे, तो इतने चांसेस हैं कि 100 के 100 हेड हों आपके पास। तो सुने जरा, अब मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, 13.7 बिलियन ईयर में से हर सेकंड में इतनी बार भी अगर मूव करें तो फिर भी 0 चांसेस हैं वो सारे के सारे एटम ऊपर जा रहे हैं। 13.7 बिलियन ईयर का हर सेकंड, उसमें इतनी बार वो मूव करें तो भी 0 चांसेस हैं कि कभी ये वक्त आ जाए कि सारे के सारे एटम साइमल्टेनियसली ऊपर मूव कर रहे हैं। तो ये स्टैटिस्टिकल चांसेस जो है वो इस चीज के स्टैटिस्टिकल चांसेस 0 है। बात मैं ये कर रहा था कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ तो हीट ट्रांसफर होती है, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती। हम जैसे ये कैलकुलेट किया है, हम कर सकते हैं कि कितने चांसेस हैं कि जब कोल्ड बॉडी हॉट बॉडी से कोलाइड करेगा तो कोल्ड बॉडी अपनी एनर्जी हॉट बॉडी को ट्रांसफर कर देगा। इसके कितने चांस हैं ये हम लोग मालूम कर सकते हैं, कितने चांस है ये हम मालूम कर सकते हैं। इसका मतलब 0 चांस है, नॉन यूनिवर्स के टाइम तक जो है वो 0 चांस है। उसके बाद जो आप लोगों के पास सिंपल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ट्राइंग टू थिंक अबाउट अ सिंपल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस like a bouncing ball or expanding gas, first thing is to notice is that it is not the line of energy that drives something in particular direction because energy is conserved। ये एनर्जी नहीं है जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस या डायरेक्शन मुतय्यन करती है। There is no change in internal energy of an isolated process। आपको पता है एनर्जी कंजर्व रहती है। Need to look another aspect of the energy that does determine the direction of spontaneous change। In the first topic it is identified as distribution of energies। If we identify the direction of the energy has a tendency to disperse, energy has a tendency to disperse
in a chaotic disorder, chaotic spelling नहीं चाहिए, then we will identify the direction of the spontaneous change. यानी एनर्जी किस तरह डिस्पर्स होगी, वही है डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस. सेकंड लॉ ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड इन द सेंस इट इज इजी टू थिंक दैट थिंग्स आर गेटिंग वर्स. जाहिर है फर्स्ट लॉ में क्वांटिटी ऑफ एनर्जी के बारे में, तो क्वालिटी ऑफ एनर्जी है, एनर्जी कैसे डिस्पर्स हो रही है. और जब हम ये कह देते हैं कि यूनिवर्स की एंट्रोपी हर वक्त बढ़ रही है, जब हम लोग ये बात कर देते हैं तो मतलब वर्स सिचुएशन होती जा रही है. तो ये तो सोचना और आसान है. How can we define and measure the extent of dispersal or entropy? ये है कि transfer infinitesimal amount of energy or heat reversibly to a system divided by temperature at which you are doing that. Infinitesimal transfer of energy is like sneezing. जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दी है, जो एनर्जी आप ट्रांसफर करते हैं ना, वो स्नीजिंग की तरह है. अगर पहले से ज्यादा टेम्परेचर पे आप वो एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं तो डिस्पर्सल कम होगी, एंट्रोपी कम होगी. अगर पहले से क्वाइट कम टेम्परेचर पे आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें जो एनर्जी थोड़ी भी प्रोवाइड करें, डिस्पर्सल ज्यादा होगी, एंट्रोपी ज्यादा होगी. Entropy of the universe can also be measured in terms of system and surrounding. For a chemist, a universe might be test tube put in water bath. तो उसमें टेस्ट ट्यूब में कोई केमिकल उसको वाटर बाथ में रखा है, तो टेस्ट ट्यूब जो है वो सिस्टम है और वाटर बाथ सराउंडिंग है, वो सारी यूनिवर्स बनती है. Any heat lost from the system goes to surrounding and increase entropy of the surrounding. कोई भी हीट जो लूज होगी सिस्टम से वो सराउंडिंग में जाएगी, जिससे एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग जो है वो बढ़ जाएगी. एंट्रोपी को मेजर कैसे करते हैं? जैसा कि मैं आप लोगों को भी बता रहा था, एंट्रोपी को मेजर कैसे करते हैं. हीट इज डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर एट विच ट्रांसफर गोज. Heat in can always be monitored by noting the change in temperature that arises when you inject certain amount of heat. जो हीट आप किसी सिस्टम में डाल रहे हैं, आप मॉनिटर करें उस सिस्टम के टेम्परेचर में क्या चेंज आ रहा है. जो हीट आपने डाली है उसको डिवाइड कर दें उस टेम्परेचर पे जो सिस्टम का है, वो एंट्रोपी हो जाएगी. फॉर दैट वी नीड हीट कैपेसिटी एंड वी, और आपको पता है वो हीट कैपेसिटी है, आप जो हीट प्रोवाइड करते हैं, जो इंजेक्ट करते हैं, उससे टेम्परेचर चेंज होता है, जिससे आप उस सिस्टम की हीट कैपेसिटी निकाल लेते हैं. And we need to make a series of measurements from as low down we can get to a system and then add together all the changes. तो हम क्या करते हैं, वो फिर हम एक जीरो टेम्परेचर से एक टेम्परेचर ऑफ इंटरेस्ट तक हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि हीट डालते गए उस टेम्परेचर पे तो एंट्रोपी मालूम करते गए. So it is integration problem using and monitoring the heat transaction at each temperature. हर टेम्परेचर पे कितनी हीट अंदर गई या बाहर आ गई, हर टेम्परेचर पे between T is equal to 0 and T of interest. Always measure calorimetrically. So it is well established quantity. तो ये एक ही बात है कि टेम्परेचर, हीट change divided by at what that change takes place. Here we begin to grow the first law concept into second law calculation, because we can certainly relate transfer of heat at constant pressure to changes of enthalpy, therefore to heat capacity at constant pressure. And then we begin to draw those together and then build up equation which we then use to measure entropy of the system. तो बड़ी सादा सी बात है कि हम लोग हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, दैट हीट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर वो हमें बताएगा relative to its value at absolute zero. And then we have to think what is its value at absolute zero. अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग ये है कि आप लोगों ने क्या करना है, एंट्रोपी कैसे फाइंड करनी है. एंट्रोपी फाइंड करने का तरीका ये है कि 0 केल्विन से शुरू करें, यानी 0 केल्विन से शुरू करें और टेम्परेचर ऑफ इंटरेस्ट सपोज एक सॉलिड है, 0 केल्विन से लेके 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप देखना चाहते हैं कि उसकी एंट्रोपी क्या है. तो आप जो हीट ऐड करते जा रहे हैं, तो जो टेम्परेचर चेंज होता है उसको डिवाइड करते जाएं. तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि 0 केल्विन है और 0 केल्विन जो है, यहाँ से आगे थर्ड लॉ शुरू हो जाता है कि एब्सोल्यूट जीरो पे एंट्रोपी ऑफ ऑल परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड टेक द सेम वैल्यू, कि तमाम क्रिस्टलाइन सॉलिड की एंट्रोपी जो है वो 0 होती है 0 केल्विन की. Each laws of thermodynamics introduced a new property, temperature, internal energy, and
मैनी थिंक इट इज नॉट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। कुछ लोग कहते हैं कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है ये लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक नहीं है, क्योंकि इसमें कोई नई चीज इंट्रोड्यूस नहीं करवाई। सेकंड लॉ के बारे में बताया कि एंट्रोपी इंक्रीज है, यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज होती है। हैव टू टेक इनटू अकाउंट दैट फर्स्ट लॉ केस एनर्जी लीक द वे एंड, और जो फर्स्ट लॉ है उसमें जो एनर्जी लीक होती है वो सराउंडिंग में चली जाती है। सेकंड लॉ को भी इसी तरह सोचें, जो हीट एक सिस्टम में से निकलती है वो सराउंडिंग में जाती है। तो जो हीट सिस्टम में से निकली है, जो हीट सराउंडिंग में गई है, तो हम कह सकते हैं कि जो सराउंडिंग की एंट्रोपी में जो चेंज आया, चूंकि वो सिस्टम की फॉर्म में आया, तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग इन टर्म्स ऑफ चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो हम मालूम कर सकते हैं। उसके बाद है सो व्हाट वी नीड टू डू एंड वी कैन डू दिस इन 2 स्टेप्स। हाउ कैन वी मेजर द एंट्रोपी चेंज इन सराउंडिंग। सराउंडिंग एंट्रोपी चेंज हम कैसे फाइंड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सिस्टम चेंज इन एनर्जी। आई नो हाउ टू टेक एंट्रोपी चेंजेस इन द सराउंडिंग इनटू अकाउंट ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली सराउंडिंग के काउंट हो जाए, कैसे हो सकता है? सिस्टम की प्रॉपर्टीज को आप काउंट कर लें तो सराउंडिंग जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपके पास आए। उसके बाद दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, एक हेल्महोल्ट्ज एनर्जी है, एक गिब्स फ्री एनर्जी है। हेल्महोल्ट्ज जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम को डील करता है और गिब्स फ्री एनर्जी कांस्टेंट प्रेशर को डील करती है। सपोज एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे कोई गैस पड़ी है और और ये भी फर्ज करें कि सिस्टम में से कुछ एनर्जी जो है वो निकलती है और सराउंडिंग को चली जाती है। तो जो सराउंडिंग की जो एनर्जी है, जो सराउंडिंग की एंट्रोपी है, उस सराउंडिंग की एंट्रोपी को जो सराउंडिंग में हीट गई है वो सिस्टम से निकल के गई है, तो हम सराउंडिंग की एंट्रोपी को सिस्टम की टर्म में हम लोग शो कर सकते हैं। I know that a constant volume energy leaves the system as heat, then the internal energy changes. I can express the heat goes into surrounding in terms of change in internal energy of the system. Therefore, I can think about the total entropy change. अब सिस्टम और सराउंडिंग की टोटल एंट्रोपी क्या चेंज है? चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। जो ये जो सराउंडिंग की एंट्रोपी है वो ये है कि सिस्टम की एंट्रोपी में कितना चेंज आया, प्लस द एक्स्ट्रा बिट दैट कम्स फ्रॉम द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और दूसरा ये है जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आया। जो चेंज इन द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम है, ये दरअसल सराउंडिंग की एंट्रोपी में जो चेंज आया है वो ले लें आप, क्योंकि सिस्टम से हीट निकली है सराउंडिंग में गई है तो सराउंडिंग की एंट्रोपी में चेंज आया है। और दूसरा जब सिस्टम में से हीट निकली तो ज़ाहिर उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आया है। इन दोनों को ऐड कर दो, ये टर्म जो है चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, ये सराउंडिंग के लिए आ गई, और दूसरी टर्म जो है ये आ गई सिस्टम की अपनी इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया, इसको ऐड कर दें तो ये आप लोगों के पास हेल्महोल्ट्ज एनर्जी जो है वो बन जाएगी कांस्टेंट वॉल्यूम। वो कुछ सिस्टम में से हीट निकली और सराउंडिंग में गई, सराउंडिंग की एंट्रोपी में चेंज आया, वो जो सराउंडिंग एंट्रोपी का चेंज है उसको सिस्टम की टर्म में लिख सकते हैं। प्लस जो आप लोगों के पास जो सिस्टम में से हीट निकली है वो डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो टोटल जो चेंज आया वो है इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग ड्यू टू लीकेज ऑफ हीट फ्रॉम द सिस्टम, प्लस जो इसकी एंट्रोपी में चेंज आया, सिस्टम की एंट्रोपी में चेंज आया। और जब गिब्स फ्री एनर्जी की बात करते हैं तो हम लोग बिल्कुल वही डिस्कशन ऊपर वाली, लेकिन ये जो है ये डिस्कशन अप्लाई होती है कांस्टेंट प्रेशर। ये था जी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। कुछ और चीजें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में करनी है जो बाद में